क्वेश्चन नोट करें, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो two cones have their heights two cones have their heights in the ratio 1:3 and the radii of their bases in the ratio and the radii of their bases in the ratio 3:1. Full stop. Find the ratio of their volumes. Find the ratio of their volumes. ठीक है, लीजिए पीछे दे दो, पीछे दे दो. Find the ratio of their volumes. अब देखिएगा, two cones have their heights in the ratio 1:3. ठीक, तो जब भी कभी रेशियो दे रखा होता है तो हम रेशियो में किसी एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. कैसे? Two cones have their heights in the ratio 1:3. तो हमने ये कहा एक कोन ये हो गया और एक कोन ये हो गया, दोनों अलग अलग ले लिए हमने कोन्स. इसका रेडियस मैंने ले लिया r1 और हाइट हो गई h1. ठीक है, ऐसे ही इसका रेडियस हमने ले लिया r2 और हाइट हो गई h2. ठीक है, तो रेडियाई का हाइट्स का रेशियो यानी कि h1:h2 ये गिवन है 1:3 एंड रेडियस जो है उनके रेशियो तो r1:r2 ये है 3:1. तो जब रेशियो होता है ना तो हम वैल्यू निकालने के लिए उसको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम ये कह देंगे कि लेट h1 = 1x एंड h2 = 3x. ऐसे करते हैं हमेशा. जब भी कभी ये भी दे रखा होता है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का रेशियो 2:3 है, तो हम ये बोल देंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x एंड द अदर पर्सन बी 2x. अगर 1:2 दे रखा है तो फर्स्ट का हो गया 1x और सेकंड का हो गया 2x. ठीक है, तो let h1 = 1x and h2 = 3x. h1 हो गया 1x और h2 हो गया 3x and r1 = 3y and r2 = 1y. 3y और 1y हो गया r1 और r2. अब वो बोल रहे हैं कि उनका जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम का रेशियो बताइए. तो पहला वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम को v1 बोल दिया और दूसरे वाले के कोन के वॉल्यूम को बोल दिया v2. v1/v2. अब जो v1 है, v1 क्या है, वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 πr²h. ठीक है, तो कोन 1 की फर्स्ट कोन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 πr1²h1 और इसकी 1/3 πr2²h2. 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया. यहाँ तक तो समझ गए होंगे, नहीं समझे? ठीक, अच्छा उसके बाद देखिएगा कि अब वैल्यू डालनी है. ऊपर है r1²h1 नीचे है r2²h2. r1² क्या है वो देखिएगा. r1 कितना है बेटा 3y, तो 3y का स्क्वायर और h1 कितना है 1x. r2², r2 क्या है 1y
1y का स्क्वायर और h2 कितना है 3x, यहाँ x से x कट गया, 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर इंटू 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1y स्क्वायर इंटू 3, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3/1 यानी कि वॉल्यूम्स का रेशो आ गया बेटा 3:1। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आंसर, बुक है ना तुम्हारे पास, आंसर एक बार चेक कर लेना, 3:1 ही आना चाहिए। बताइए भाई, अन्या, सिमर, सोमिल, टिया, विधि, यश, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस। चलिए चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने लास्ट में आपको कल क्वेश्चन करवाया था, वो कॉर्न कॉब वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कुछ भी ट्राई नहीं करे थे, आप लोगों ने ट्राई करा कुछ? कितने हो गए? सारी हो गई एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया। तुम्हारे 4 हो गए, चलो चलो 5th वाला करवाता हूँ। बाकी बताओ, प्रचिता करे थे क्वेश्चन? सारे हो गए, 5th नहीं हुआ? हाँ, 5th और 8th में डाउट है, करवाते हैं। तुम्हें किस में डाउट बताया बेटा? 5th में, तो पहले 5th कराते हैं फिर 8th करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करिए भाई। देखिए 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, तो बाकी आप सब लोग भी करिए ट्राई। ये टर्म 2 का सबसे लंबा चैप्टर है, तो इसको जितनी जल्दी फिनिश करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और बार बार मैं रिमाइंड कराऊंगा आप लोगों को कि एक ही महीना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, चाहे वायरस आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन होने फरवरी में, और फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी 10th, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1-2 स्कूल हैं जो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन फिर उनके ना बच्चे परेशान होने लगते हैं कि हमारे बाकी स्कूल्स के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे तो 10th में पहुंच गए, हम अभी तक 9th में ही चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी मतलब फ्लो के साथ करें काम को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 13.3 का। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो कॉनिकल टेंट हाउस बनाना है। तो जब हम कॉनिकल टेंट हाउस बनाते हैं तो क्या है कि मैं फिगर बनाता हूँ पहले। सारे यहाँ बैठकर चिंगम खाते रहते हो? नहीं नहीं, और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं जिनके मास्क के अंदर से पता नहीं चल रहा। ये भी है देखो, ये बेचारा शरीफ है, रंगे हाथों पकड़ा गया। ऐसे काम पता है कब किए जाते हैं? जब टीचर बोल रहा होता है या आपस में कुछ बच्चों की आवाज होती है, तो उस आवाज में वो आवाज दब जाती है। क्या स्कूल में भी चलता है ये? भाई स्कूल के टीचर बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना, किसी दिन डांट डपट कर बाहर निकाल देंगे। चलिए जी, अब इसमें है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो टर्पोलिन क्या होता है? टर्पोलिन आपने सुना होगा, हिंदी में उसको तिरपाल बोलते हैं। तिरपाल सुना है? दुकानों पर लिखा हुआ नहीं देखा? तिरपाल मिलते हैं हमारे यहाँ पर, जिससे टेंट बनाया जाता है। अच्छा, वो वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, उसको तिरपाल हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में होता है टर्पोलिन। वो वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, मतलब जिससे बड़े बड़े जो मिलिट्री वालों के, पुलिस वालों के जो वो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेन सूट्स, है ना, रेन सूट्स, रेन कोट, बरसात में जिनको पहन कर वो बेचारे ड्यूटी देते हैं। हाँ हाँ, तो वो होता है, वो होता है, और टर्पोलिन कपड़े का बनता है वो। ठीक है, उसको काटने के लिए जो कैंची है वो भी काफी बड़ी चाहिए होती है, उसको स्टिच करने के लिए मशीन भी तो काफी स्ट्रांग चाहिए होती है, क्योंकि कपड़ा बड़ा हार्ड होता है, वो बाहर से गीला हो जाता है, अंदर बचे रहते हैं। ठीक, तो इसका, उस टर्पोलिन के कपड़े से हमको टेंट हाउस बनाना है। अच्छा,
तो जो टेंट हाउस बनाना है उसकी इन्होंने डायमेंशन दे रखी है कि उसका हाइट है 8 मीटर और बेस का रेडियस 6 मीटर। ठीक है, हाँ रेडियस, रेडियस टेंट हाउस भाई बहुत बड़ा बनेगा ना, तो इसलिए 6 मीटर उसका रेडियस हो गया। तो r इज इक्वल टू 6 मीटर एंड h इज इक्वल टू 8 मीटर। हाइट जो है वो 8 मीटर हो गई और बेस रेडियस हो गया 6 मीटर। अब इसके बाद जब हम कॉनिकल टेंट हाउस बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उस पर तो टर्पोलिन का कपड़ा लगाएंगे, उसके बेस में थोड़ी कुछ लगाना है भाई, वो तो जमीन पर ही है ना। जमीन पर तो चादर बिछा लो या कोई दरी बिछा लो या कोई चटाई बिछा लो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो टेंट हाउस होता है, टेंट हाउस में क्या होता है कि टेंट हाउस की सिर्फ वॉल्स वॉल्स डिजाइन करी जाती हैं, और खास तौर पर कॉनिकल टेंट हाउस है तो रूफ का तो कोई पंगा नहीं, ऊपर से तो वो पॉइंटेड है, ऊपर से तो वो पॉइंटेड है। वो बच्चों वाला होता होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़े वाला है ना, तो बड़े वाले में कहाँ उसमें वो लगाएंगे। ठीक, तो इसमें नीचे आपको कुछ नहीं लगाना, नीचे तो आपका ग्रास का फील्ड होगा या कुछ भी होगा, नीचे तो फील्ड होगा, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो आप ये देखिए, मेरे पास आर आ गया, मेरे पास एच आ गया, तो एल कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट तो स्लैंट हाइट हो गई 10 मीटर। स्लैंट हाइट हमारे पास 10 मीटर आ गई, तो मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, देयरफॉर इक्वल टू पाई आर एल, पाई क्या है 22/7 इंटू रेडियस ऑफ बेस क्या है 6 मीटर और एल क्या है 10। अच्छा 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई को हमको लेना है 3.14, तो पॉइंट हटाइए, नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी आ गया, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, 1884/10, तो 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका टेंट का। अब जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी वो मैं बताता हूँ क्या है। वो ये पूछ रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ, तो आपको ये लगेगा कि टर्पोलिन के कपड़े की सिर्फ लेंथ लेंथ थोड़ी निकालनी है, लेंथ लेंथ थोड़ी निकालनी है, वो जो कपड़ा है उसका तो पूरा एरिया आना चाहिए ना हमारे पास। तो क्या होता है कि जब कभी किसी दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं, तो उसका जो जिसको बोलते हैं कपड़े का जो थान होता है, तो वो क्या होता है, वो एक बारीक सी ना, एक मतलब एक रॉड होती है, उस रॉड के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ होता है, और जब कपड़ा कोई खोलकर दिखाता है तो वो ऐसे फैला देते हैं उसको, ठीक है, तो वो रॉड खुल जाती है और कपड़ा ऐसे फैल कर दिखा देते हैं, और जब दिखा देते हैं किसी भी कस्टमर को, दिखाने के बाद में फिर उसको ऐसे ही लपेट कर उस रॉड पर और उसको लगा कर रख देते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा, ये इस तरीके से होता है जैसे कि एक रॉड हो गई, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, और इसके ऊपर जो कपड़ा है वो इस तरीके से, कपड़े का जो थान है वो इस तरह से लिपटा हुआ होता है इसके ऊपर, वो ऐसे लिपटा हुआ होता है, और जो सेल्समैन होता है वो फिर इसको ऐसे खोलकर दिखाता है इस तरीके से, तो कपड़ा ऐसे वो खुल जाता है। अब वो बोलते हैं कि भाई आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो कुल मिलाकर ये वाली जो ब्रेथ है ये पहले से प्री डिफाइंड होती है, ठीक। तो अब इन्होंने बोला व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, यानी कि पहले से ये दे रखा है कि जो ये कपड़े की विड्थ है, जो थान में से कपड़ा निकलेगा उसकी विड्थ है 3 मीटर, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कितना लंबा कपड़ा और चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं, तो ये लेंथ पूछी जा रही है। अच्छा लेंथ, हाँ आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसका एरिया निकालना है, ठीक।
अच्छा, अब सिर्फ इतना आसान होता तो कर लेते। एक चीज और दी है इन्होंने, इन्होंने बोला है assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, वो कपड़ा वो वेस्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान देना, जैसे हमने कल एक सिलेंडर बनाने वाला क्वेश्चन करा था ना, जिसमें ये बता दिया था कि 1/12 ऑफ द स्टील वाज एक्चुअली वेस्टेड। तो इसमें ये है कि एक्चुअल क्लॉथ यूज्ड, एक्चुअल क्लॉथ यूज्ड माइनस वेस्टेज ऑफ क्लॉथ। एक्चुअल में जो क्लॉथ हमने यूज करा उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन के आ गया, टेंट बन के आ गया। तो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ये फंडा समझ में आया कि नहीं? वही था, वहां पर क्या था, वहां पर क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक था, पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो पेट्रोल स्टोरेज टैंक में मैंने बताया था कि नीचे भी स्टील लगेगी ऊपर भी स्टील लगेगी, दैट्स वाई हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करा था। तो वहां मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल स्टील यूज्ड माइनस वेस्टेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू आ गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कपड़े से बनाया जा रहा है उसको, तो एक्चुअल क्लॉथ यूज्ड माइनस वेस्टेज ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि टेंट में जो बेस में कोई कपड़ा नहीं लगाया जाता। ठीक है, और टॉप को तो भूल ही जाओ, क्योंकि कोन है तो कोन में टॉप तो पॉइंटेड होती है, तो ऊपर रूफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, क्लियर? अब एक्चुअल क्लॉथ यूज कितना होगा, हमने माना कि लेंथ कितनी है L और उसकी ब्रेथ कितनी है 3। तो ये अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ हो जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू 3 हो जाएगा। एक्चुअल क्लॉथ यूज्ड कितना हो गया, L इंटू 3 माइनस वेस्टेज ऑफ क्लॉथ। कितना क्लॉथ वेस्ट हो रहा है वो बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, देखिए सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो मीटर में रखो 20 सेंटीमीटर को भी, 20 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये भी जो वेस्टेज की लेंथ है, लेंथ तो 20 मीटर है लेकिन ब्रेथ तो फिक्स है ना 3 मीटर, समझ गए? तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट हो जाता है, 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाता है, तो वेस्टेज को तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना है, 188.4। ये हो गया मेरे पास 3L माइनस 0.2 यानी कि 0.6। 0.6 इधर चला गया, 188.4 प्लस 0.6 कितना हो गया, 189 हो गया। और L कितना आ गया, 189 अपॉन 3, 3 6 18, 3 3 9, तो L इज इक्वल टू 63 मीटर। तो 63 मीटर लेंथ हमको टर्पोलिन के कपड़े की चाहिए ताकि ये टेंट हाउस बन सके, समझ गए? ये वाला ना जो मैंने सब्ट्रैक्ट करा इसको, ये क्या है कि उन्होंने बोला कि हमने एक्चुअल में कपड़ा कितना लिया, वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में हमने कपड़ा लिया है L, उसको हमने L मान लिया। तो यही तो होगा कि भाई कपड़े की लेंथ से मतलब नहीं है, मुझे तो एरिया से मतलब है। तो लेंथ L हो गई, विड्थ उसकी फिक्स दे रखी है, थान में से जो कपड़ा कट कर निकलेगा तो उसकी विड्थ जो है वो फिक्स दे रखी है 3 मीटर। तो कपड़ा हमने ऐसे फैला कर रख दिया, फॉर एग्जांपल समझ लो जैसे कि चादर हमने फैला कर रख दी हो, तो चादर की विड्थ दे रखी है हमको, चादर की विड्थ दे रखी है, बस ये बताना है कि लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ को L मान लिया, तो L इंटू 3, तो L इंटू 3 यानी कि 3L हो गया। लेकिन उन्होंने बोला है कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट हो जाता है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट हो जाता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट हो जाती है। तो जब 3 इंटू एल करके एरिया निकाला तो 20 सेंटीमीटर इंटू 3 करके उसका भी एरिया निकाल लेंगे वेस्टेज वाले का। तो वेस्टेज वाले का एरिया ये हो गया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करा तो अपॉन 100 हो गया,
तो ये आ गया 0.6। और जब एक्चुअल में जो मैं क्लॉथ यूज कर रहा हूँ उसमें से मैंने वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास बनकर क्या आया, टेंट बन के आया। तो टेंट का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो मैंने पहले ही निकाल लिया था 188.4। ठीक है, और फिर यहाँ से 0.6 को उधर ले गए तो 63 मीटर आ गया। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन, समझ गए। ये फंडा समझ में आ गया ना। वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअल मटेरियल जो मुझे चाहिए, एक्चुअल मटेरियल में से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो चीज होती है वो बनकर आ जाती है। जैसे वहां पर टैंक बनकर आ गया, टैंक बनकर आ गया था तो उसका टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कोनिकल टेंट है तो उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। और बोला आपने क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 8 में है A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। ठीक है, बस स्टॉप है जहां पर लोग बस का इंतजार करते हैं, तो उसको रोड के बाकी पार्ट से, कोई बस का इंतजार कोई रोड के बीच में खड़ा होकर तो नहीं करता ना। रोड के बीच में खड़ा होकर कोई बस का इंतजार तो नहीं करता, कोने में ही खड़े होते हैं। तो कहीं कोई पागल आदमी या मोबाइल पर देखते हुए और कार चलाता हुआ आदमी कोई ऐसा ना हो कि बस का इंतजार करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ाता हुआ चला जाए। ठीक है, सलमान खान टाइप। ठीक। अरे पता है कि नहीं, ये बात तो पता होगी, बहुत पुरानी बात हुई, मैं छोटा था तब की बात है, आप लोग हुए भी नहीं होगे तब। उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी सोते हुए लोगों के ऊपर। तो बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2002 या 2003 की बात है। हाँ, तब की बात है। तो 13 या 14 में नहीं, मूवी आई थी वो तो। हुआ होगा 13 या 14 में जो वो मूवी आई थी ना, वो जॉली एलएलबी, वो उसी पर तो बनाई गई थी, सलमान खान वाले केस पर बनाई गई थी। और फिर हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना बढ़िया है कि 20 साल तक केस चला, फिर उसके बाद पता चला कि जो आदमी मर गया वो कहता है कि नहीं भाई मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था, है ना, माफ कर दो मुझे, मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था और चलती हुई गाड़ी में से कूद कर मैं खुद ही उसके नीचे आ गया, मेरी गलती थी। तो ये चलता है। खैर चलिए, तो अब क्या हुआ कि बैरिकेड लगा दिया जाता है रोड के किनारे कि भाई इस बैरिकेड से उधर उधर गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी इधर नहीं चलानी, यहाँ पर ना लोग खड़े होंगे बस का इंतजार करने के लिए। तो वो जो बैरिकेडिंग करी गई वो कार्डबोर्ड से कॉनिकल शेप के कुछ वो बना दिए गए, शेप्स बना दी गई। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। जितने भी कोन है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो बेस का रेडियस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर। और हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गई। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20/100, 0.2 मीटर। और h कितना है, वो है 1 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो जो कोन्स हैं उनको नीचे से तो हमको कवर करना नहीं है, वो बना बना कर रख देने हैं रोड पर किनारे। तो कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा सिर्फ। तो स्लैंट हाइट एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना है 0.2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 0.04
प्लस 1, तो ये हो गया 1.04 का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 1.04। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अंडर रूट 1.04 आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। अंडर रूट 1.04 इज गिवन एज 1.02। इन्होंने दिया इसकी वैल्यू 1.02। यहाँ तक समझ गए? हाँ, नहीं ये तो करके दिखाएंगे ना कि हम स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा कि स्लैंट हाइट ही इतना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमको ईच कोन हैज अ, अच्छा 50 हॉलो कोन्स, ऐसे कितने कोन्स बनाने हैं? 50, 50 कोन्स बनाने हैं ऐसे। तो एक कोन का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ वन कोन पाई आर एल, और इन्होंने बोला, हाँ इन्होंने बोला कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। 3.14 इंटू आर कितना है? 0.2 इंटू एल कितना है? 1.02। अभी कर रहा हूँ। 3.14 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.628 मल्टीप्लाइड बाई 1.02। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 8 2 6 6 5, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कितने कोन्स हैं? 50 कोन्स हैं, तो एरिया ऑफ 50 कोन्स, एरिया ऑफ 50 सच कोन्स 0.64056 मल्टीप्लाइड बाई 50। पॉइंट गया तो नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 2 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 2 3, 1 2 3 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 8, 3 4 0 2 8, तो नीचे कितने हैं? 3 जीरो, राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 32.028 मीटर स्क्वायर। बताइए इतना ही आ रहा है? चलिए, ये हो गया 50 कोन्स का एरिया। अब वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। उससे क्या है ना, फिर आपको तो 50 का ही निकालना है। अब 1/5 है, मल्टीप्लाइड बाई 50 करोगे तो वो 10 आ जाएगा, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर दो, कोई जरूरी नहीं है इतना सिंप्लीफाई करना। तो 50 कोन्स का एरिया इतना आ गया। अब हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 meter square is equal to rupees 12. It implies that cost of painting 32.028 meter square is equal to 12 into 32.028. तो 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 2 जा 24 और 9 33, 3 कैरी, 12 0 जा 0 और 3 3, 12 2 जा 24, 2 कैरी आ गया, 12 3 जा 36 और 2 38।
तो जब रुपीज में कोई चीज आती है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं लिखते, 336 को राउंड फिगर करके 34 कर दो। रुपीज 384.34, इतना। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, और अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये है। ठीक है, आंसर चेक करो क्या है पीछे। 13.3 का 384.34 अप्रोक्स ये दे रखा है। ठीक है जी, अगला करते हैं हम स्टार्ट। स्फीयर, पेज नंबर 224। 224 पर एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जो स्फीयर है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो बॉल होती है उसको हम स्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में, जो अगर सर्कल को 3D में बना दिया जाए तो वो स्फीयर हो गया। इसमें केवल एक डायमेंशन होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है इसमें। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो, एक ही बात होती है। और दोनों का इनका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। फिर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। हेमीस्फीयर का क्या होगा, जैसे ये स्फीयर है तो इसको काट दिया जाए तो ये आधा स्फीयर बचेगा, जैसे आधी कटी हुई बॉल हो। हाँ जी। अब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये भी रेडियस आ रही है। हाँ, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, इसमें सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर करेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 3 पाई r स्क्वायर हेमीस्फीयर का। ठीक है, अब पेज नंबर 224 एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वो बोल रहे हैं उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो 4 × 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। 7 है तो 7 का स्क्वायर। 22 4 जा कितना हो गया, 88। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया and total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeter. वन का स्क्वायर, ये हो गया 44।
थ्री फोर जा 12, 3 4 का 12 और 1 13, 132 इंटू 21, 21 2 जा कितना हो गया 42, 4 कैरी 21 3 जा 63 और 4 67, 6 कैरी 21 1 जा 21 और 6 2772 यही है 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। total surface area of hemisphere 3 pi r square, तो 3 into 22 upon 7 into radius 21 का स्क्वायर, तो 66 upon 7 into 21 into 21, तो 3 हो गया। कितना आ रहा है 4158। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए भाई सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Example number 9. The hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. एक hollow sphere होता है कि पूरी की पूरी बॉल के जैसा होता है, अंदर से खोखला होता है hollow sphere। उसमें मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है सर्कस में। मौत का कुआं बोलते हैं उसको। हाँ, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो एरिया कितना होगा भाई? पूरा स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वही आपको निकालना है। और डायमीटर 7 मीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो गया 3.5। करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है। करो, करा किसी ने? आंसर देखकर बता रहे हो क्या? कर तो लो एक बार। अरे हेमिस्फीयर नहीं है, पूरा स्फीयर है। क्या बना रहे हो ये 7 मीटर इसका डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस निकालो। नहीं, मैथ्स वाले दिन एनसीईआरटी लेकर आया करो, ये गलत बात है। विहान कर लिया? दिखाओ। नहीं, आंसर पता चल गया, कैलकुलेट तो करो ना। डायमीटर 7 मीटर दे रखा है। हाँ बेटा 154 आ रहा है, 154 मीटर स्क्वायर। हो गया? थ्री 3.5 ले रहे हो सोमन? 3.5 ना? तो 3.5 ले रहे हो तो 35/10 लिख सकते हो उसको। हाँ, हो गया विहान? अगला देखिए एग्जांपल नंबर 10। हेमिस्फेरिकल डोम। हो जाएगा सोमन? हो जाएगा। A hemispherical dome of a building needs to be painted। एक ना फिगर दे रखी है। If the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. Given the cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square.
एक बिल्डिंग है, ऊपर जो ये डोम बना हुआ है इसका, ये हेमिस्फीयर की शेप का है। अब हेमिस्फीयर की शेप का है और इन्होंने बोला कि इट नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। तो सिर्फ इस डोम को बाहर निकाल लो, इसका रेडियस हमको निकालना है। तो ये जो बेस है, बेस का सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है? बेस का सरकमफ्रेंस गिवन है 17.6 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम। अब ये तो समझ में आ ही गया कि डोम जो है वो हेमिस्फेरिकल इन शेप है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम कितना दे रखा है? 17.6 मीटर। 17.6 मीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, भाई अगर हम बेस देखें तो बेस तो इसका सर्कल है ना? तो उसका फॉर्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6। क्वेश्चन में देख लो कहीं मेंशन तो नहीं करा कि उसको, नहीं, पाई को 3.14 नहीं लेना, 22/7 ही लेना। तो 2 into 22/7 into r is equal to 176/10। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 17 माइनस 11 क्या हो गया? 6 6 6 66, 11 6 जा 66, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो r/7 इज इक्वल टू 4/10। इस 7 को इधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू हो गया 28/10। 28/10 क्या मीटर? 28/10 मीटर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, उसका रीजन है बताऊंगा अभी। बिल्कुल, 28/10 तो मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो रेडियस कितना आ गया? 280 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिएगा वो बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो हेमिस्फीयर है, इसका जो बेस है, बेस तो इस बिल्डिंग के ऊपर टिका हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है भाई, इसका जो बेस है वो तो इस बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया बचता है। टोटल सरफेस एरिया में जो बेस वाला जो सर्कल आता है उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। ठीक। तो हमने ये कहा कर्व्ड सरफेस एरिया $22,640। चलो अभी देखता हूँ। चलो ठीक है, अभी देखता हूँ, वेरीफाई कर लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज इक्वल टू, क्या हो गया? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r²। तो 2 into 22/7 into 280 का स्क्वायर।
44/7 into 280 into 280, 7 4 जा 28, तो 40 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो। 44 into 40 क्या हो गया? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 over 1760 multiplied by 280, 176 into 28, 8 6 जा 48, 4 carry 8 7 जा 56 और 4 60, 6 carry 8 1 जा 8 और 6 14, 2 6 जा 12, 1 carry 2 7 जा 14 और 1 15, 1 carry 2 1 जा 2 और 1 3, 8 2 4 5 9 1 3 4 4928। तो ये आ गया 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है सबका? पहले बताओ एरिया कुछ अलग है? इसको सेंटीमीटर में कर लो ना। अच्छा प्राइस को, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, कॉस्ट किस तरह से दे रखी है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 5 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5/100। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 492,800 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने की कितनी होगी? 5/100 इंटू 492,800, 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी 5 9 जा 45 और 1 46, 4 कैरी 5 4 जा 20 और 4 24। यही आ रहा है 24,640। ठीक है, चलिए जी इतना करिए, और कल की क्लास का ऑफ रहेगा, मैं संडे को क्लास लूंगा। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। संडे तक वैसे तो ऑफ है ना Thank you, सभी के स्कूल्स का? स्कूल्स तो ऑफ ही चल रहे होंगे ना सबके? नहीं चल रहे? कोई नहीं, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, संडे को लूंगा। Thank you, sir. ओके ओके।